आज हमारी क्लास नंबर 20 है, 20वीं क्लास होगी आज। कौन सी? तो जो 20वीं क्लास है उसमें हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, आज वैसे मुख्य रूप से पूर्वी घाट देखने वाले, लेकिन पश्चिमी घाट का भी कुछ हिस्सा लास्ट में बचा हुआ था कल, वो भी देख लेने वाले। जो पश्चिमी घाट का कौन सा हिस्सा बचा हुआ था? जो दक्षिणी घाट है ना, जो केरल के अंदर पड़ता होगा, दक्षिणी घाट, जहाँ तक आपको ये जो सह्याद्री पर्वत ये आपको निरंतर श्रृंखला के रूप में दिखाई देता। तो उसके बाद में जो दक्षिणी घाट पड़ता होगा, ये दक्षिणी घाट ही हम पढ़ने वाले कि दक्षिणी घाट यार है क्या। दक्षिणी घाट के अंतर्गत एक तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आती हैं, और दूसरे नंबर पर एक अन्नामलाई की पहाड़ी आती है, और दूसरे नंबर एक पालनी की पहाड़ी आती है, लास्ट में इलायची की पहाड़ी आती है। इन तीनों की छोटी छोटी कुछ कुछ खास खास बातें रह चुकी थी, इसे भी देख लेते हैं आज। ठीक, तो मैंने हम बनाया गया दक्षिणी घाट। दक्षिणी घाट लिखा हुआ नहीं, नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में नहीं, 3 पहाड़ियाँ स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में 3 पहाड़ियाँ स्थित उन्हें दक्षिणी घाट कहते हैं। इसका कुछ हिस्सा केरल में, कुछ हिस्सा तमिलनाडु में स्थित है, कुछ हिस्सा केरल में, कुछ हिस्सा तमिलनाडु में, और थोड़ा थोड़ा कर्नाटक के अंदर भी स्थित है। कर्नाटक, बात समझ में आई? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर भी कुछ कुछ हिस्सा आता, बात समझ में आई? तो केरल के अंदर ज़्यादा हिस्सा आता, तमिलनाडु के अंदर कम, और कर्नाटक के अंदर तो बहुत ही कम, कभी कभी हल्का सा हिस्सा बस, इतना ज़्यादा नहीं आता। सुनो, पहले ध्यान लगाकर, जो अन्नामलाई की पहाड़ी ना, जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो आपको दिखा देगी, नीलगिरी घाट के नीचे एक पहाड़ी दिखा देगी, उसे हम अन्नामलाई की पहाड़ी कहते हैं। इसे हाथी की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, हाथी की पहाड़ियाँ, हाथी पहाड़ियाँ। और तुम्हें पता ही होगा अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है अनाईमुडी। कुछ किताबों में अनाईमुडी लिखा हुआ है, अनाईमुदी भी लिखा हुआ। इसकी खास बात यही है कि पूरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी 26-95 मीटर क्यों चाहिए, कल हमने पढ़ लिया था शायद। अच्छा, उसके बाद जो पालनी पहाड़ियाँ ना, पालनी की पहाड़ियाँ, ये पालनी की पहाड़ियाँ पड़ती है तमिलनाडु के अंदर। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसका नाम है कोडाईकनाल। नीलगिरी, उसके बाद मैंने तुम बताया था, नीलगिरी के बाद ना सबसे प्रसिद्ध रब्बा, सर्दी लग चुकी यार मुझे। कोडाईकनाल ना दूसरा सबसे बड़ा हिल स्टेशन है। कोडाईकनाल दूसरा सबसे बड़ा हिल स्टेशन है। ये खास बात है पूरे दक्षिण भारत का। समझ, पहले नंबर का बताया था मैंने ऊटी, बताया था कल, ऊटी बताया था, ऊकी बताया था, ऊटी था, ऊकी था, ठीक, दोनों नाम बताए थे मैंने उसके, है ना। उसके बाद जो कोडाईकनाल है दूसरा हिल स्टेशन है, ये भी आपको याद रखना, दूसरा हिल स्टेशन है ये भी। उसके बाद जो अनाईमुडी है, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी, कोडाईकनाल ना पालनी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। उसके बाद एक खास बात, जो अगस्त्य मलाई है ना, ये एक प्रकार केरल के अंदर पड़ता है अगस्त्य मलाई। ये इलायची की पहाड़ियाँ कह दो, केरल और तमिलनाडु के अंदर पड़ती है, केरल के अंदर भी तमिलनाडु के अंदर भी। तो जो इलायची की पहाड़ियाँ यहाँ ना मसालों के लिए, उत्पादन के लिए फेमस है। हम ये चीज़ मसालों के उत्पादन के लिए फेमस है। किसके? मसालों में भी सबसे ज़्यादा काली मिर्च का उत्पादन हो यहाँ। तुमने नाम सुना होगा वास्को डी गामा का, वास्को डी गामा सुना? वास्को डी गामा, जो पूरी दुनिया, जो जब वास्को डी गामा भारत आए थे ना, ये यूरोपियन भारत क्यों आए थे? समुद्र की यात्रा करते हुए। पहले ये स्थल मार्ग तो भी तो आ सकते, समुद्र की यात्रा करते हुए क्यों आए थे पता तुम्हें? ये समुद्र की यात्रा करते हुए क्यों भाग गए थे? आए कोलंबस ने अमेरिका खोज दिया समुद्र की यात्रा करते हुए, आए समझ में। और जो वास्को डी गामा थे वो तो भारत चले आए समुद्र की यात्रा करते हुए। ये क्यों, पता क्या हुआ था? 1456 के आसपास है ना, जब तुम पढ़ोगे, जब मैं तुम्हें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा कि इसमें ना एक विश्व युद्ध, धर्म युद्ध चल रहा था, धर्म युद्ध। और धर्म युद्ध पता किस किसके बीच में चल रहा था? धर्म युद्ध चल रहा था मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में और जो ईसाई कम्युनिटी के बीच में। ईसाई कम्युनिटी एक तो, एक मुस्लिम कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी के बीच में युद्ध चल रहा था। तो बाद में जाकर मुस्लिमों की जीत हुई थी, और जब मुस्लिमों की जीत हुई थी ना, जो तुर्की था, तुर्की पूरी दुनिया में, जो वहाँ का सुल्तान था, पूरी दुनिया में मुसलमानों का राजा वही हुआ करता था। समझ में आया बात? यार जो तुर्की के ना एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो तुर्की ना, जो तुर्की का जो स्थलीय भाग, वहाँ तुम प्रवेश कर सकते हो, यूरोप से सीधा एशिया में प्रवेश कर सकते हो। तुर्की मुसलमान थे जो आए समझ में, उन्होंने पूरा, जब उस युद्ध, विश्व युद्ध में, धर्म युद्ध में मुसलमान जीत चुके थे। जब जीतने के बाद में 1456 ईस्वी में क्या हुआ था? तुर्की ने गेट बंद कर दिए थे, यूरोप वासी आ नहीं सकते थे। तो मजबूरन उन्होंने फिर रास्ता अपनाना पड़ा, समुद्र का रास्ता। समुद्र का रास्ता अपनाते हुए फिर यहाँ पहुँचे थे, यहाँ भारत के रास्ते में पहुँचते थे। भारत के रास्ते पर यहाँ इलायची की पहाड़ियों के पास पहुँचते थे, और यहाँ ना बड़ी मात्रा में व्यापार करते थे। यहाँ एक साइड में एक बंदरगाह पड़ता, उसका नाम कालीकट बंदरगाह। एक दूसरे जो बंदरगाह उसका नाम है कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि। वो बंदरगाह देखो, कोच्चि बंदरगाह बहुत फेमस है। इसे मसाला बंदरगाह के नाम से जानते हैं। मसालों का व्यापार करते थे, यहीं से लेके जाते थे मसाले भर भर कर, और कहीं 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 हजार करोड़ रुपए का आमदनी कमाया करते। उस टाइम पर करोड़ों में थी इनकम। समझ में आया बात? या अरब सागर की रानी भी कहते हैं इस मसाला बंदरगाह को। ये मसाला बंदरगाह इसी पहाड़ी के पास पड़ता है, इलायची पहाड़ी के पास। पढ़ाया था कल मैंने, थोड़े थोड़े फैक्ट रह गए थे इसलिए मैंने बताया था नहीं तुम्हें।
कोच्चि बंदर क्या कह दो, मसाला बंदर का कह दो, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी भी कह सकते हो आप इसे। समझ में आई बात है। जो इलायची की पहाड़ी है सबसे दक्षिण में स्थित है। और सबसे बड़ी बड़ी खास बात पता, पूरे भारत में नदियाँ नदियाँ बहती है, पूरे भारत में नदियाँ नदियाँ बहती है। तुम्हें जान के हैरानी होगी, अगस्त मलाई है ना जो, उसके दक्षिण में अगस्त मलाई के पास एक सबसे नदी बहती है, उसका नाम है ताम्रपर्णी नदी। इसकी एक खास बात है, पूरे दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी नदी है, इसके बाद कोई नदी नहीं है भारत में। समझ में बात है। ताम्रपर्णी जो नदी है ना, अगस्त्य मलाई की पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण भारत में बहती है, और ये समझ जाओ पूरे दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी नदी यही है, ताम्रपर्णी नदी। इसलिए सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद जो अगस्त्य मलाई है ना, ये एक प्रकार का बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व? 18 बायोस्फीयर रिजर्व। 18 के अंदर तो जो सबसे पहला वो ना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो 1986 में बनाया गया था। आया समझ में। और इन 18 में तो ना 18 में तो 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे, 11 नहीं 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे जो ना जे हम तो कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक, इस तरह यूनेस्को की श्रेणी में शामिल करेंगे। यूनेस्को पूरे वैश्विक स्तर पर एक और प्रोग्राम चलाया जा, उसे MAB कहते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। आया समझ में। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व पूरी दुनिया में चाहती है। भारत के अंदर अब तक 11 बायोस्फीयर रिजर्व उसमें शामिल हो चुके, और 11वें नंबर पर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, 2020 में कोरोना के टाइम पर शामिल करा था उसे। समझ में आया बात है। ये सवाल पूछे जा सकते हैं, याद रखना बात है। ठीक, भारत के अंदर टोटल बायोस्फीयर रिजर्व क्या? पहले जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसा स्थान हो जो मनुष्य के साथ साथ जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्य को भी संरक्षण देने का काम करता हो। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे छोटा हो अभ्यारण्य, उससे बड़ा हो नेशनल पार्क, उससे बड़ा हो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। समझ में आ बात है। तो सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो बायोस्फीयर रिजर्व। और तुम जो अभ्यारण्य हो वे छोटे छोटे अभ्यारण्य, भारत के अंदर 541 अभ्यारण्य है, 551 वन्य जीव अभ्यारण्य जंतुओं के रहने के लिए स्थान अभ्यारण्य। समझ में आई बात, उसे अभ्यारण्य बोलते हैं। उसके बाद एक और नेशनल पार्क, भारत के अंदर वर्तमान समय में 104 नेशनल पार्क। कितने? 104 के आसपास नेशनल पार्क, काउंटिंग कर लेना। 104 नेशनल पार्क अभ्यारण्य से बड़ा होगा। समझ में ये बात है। और अभ्यारण्य और नेशनल पार्क एक ही बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कई सारे नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, 3 नेशनल पार्क भी आ सकते हैं। समझ में आई बात है। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क ना, सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के अंदर ही मौजूद है। कम से कम 13 नेशनल पार्क है उसके अंदर, 11 के आसपास नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है। बात समझ में आई? बुझा रहा है कोई दिक्कत? और तो तीनों चीज में अंतर समझ में आया। एक तो बायोस्फीयर रिजर्व हो, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो, एक अभ्यारण्य हो। समझ में? इन्वायरमेंट में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताऊंगा, थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। तीसरे नंबर में तुम समझा, तीसरे नंबर बताया मैंने तुम, एक नेशनल पार्क हो। 104 नेशनल पार्क मौजूद है, 104 के 104 नेशनल पार्क। और सबसे पहला जो नेशनल पार्क है ना, पता तुमको कौन सा सबसे पहला नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड का ही है आपका, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। पूरे एशिया का भी सबसे पहला नेशनल पार्क वही है। पूरे भारत का तो है, पूरे एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क वही है। बात समझ में आई? ऐसे ही बताओ, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में। सबसे बड़ा अगर बायोस्फीयर रिजर्व पूछो क्षेत्रफल के मामले में, बड़ा नहीं है वो सिर्फ पहला। ये बात याद रखनी, सबसे बड़ा नहीं है। अब सबसे बड़ा है कच्छ, याद रखना बात है। 4400 किलोमीटर के आसपास क्षेत्रफल, किलोमीटर स्क्वायर के आसपास एरिया उसका। उसके राजस्थान के पास पड़ता है, और जम्मू उसके गुजरात के पास पड़ता है, कच्छ का एरिया, जहाँ कच्छ की खाड़ी ये वाला भाग। समझ में आया बात है। वो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। समझ में? 18 बायोस्फीयर रिजर्व। 18 मतलब MAN, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को की विश्व धरोहर की जो सूची है उसमें शामिल हो चुके हैं। इसमें MAN, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, MAB उसे बोलते हैं। MAB पूरी दुनिया के 139 देशों ने लगभग 713 के आसपास इसमें उनके जो स्थल है बायोस्फीयर रिजर्व उसमें शामिल हो चुके। हर साल उसमें कोई ना कोई ऐड होता रहा। भारत सरकार ने बहुत सारों के नाम बना के भेजे, इन्हें भी शामिल कर लो। समझ में आया बात है? ठीक, फिर हम नहीं प्रयास करने के, पूरी दुनिया प्रयास करेगी हमारे यहाँ। समझ में आया बात है? ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत है तक? चलो उसके बाद अब सुनते हम देखते हैं ध्यान लगाकर कि यार ये पश्चिमी घाट है, इसके अंदर कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं। और दोनों तो जो दर्रे, 4 दर्रे पड़ते हैं, और 4 दर्रे तो एक आम आदमी को पता होना चाहिए। उनमें याद करने की ट्रिक भी है एक। समझ में आया बात है? और पता भी होना चाहिए इसका रास्ता कहाँ से कहाँ जाता होगा। समझ में आया बात है? 4 दर्रे पश्चिमी घाट के हम दर्रे पड़ रहे। अगली हेडिंग हमारी यही होगी, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे।
समझ में आया बात? या जो पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ ये कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मैकाली की पहाड़ी से। मैकाली की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी की दक्षिण भाग से निकलती है ताप्ती नदी, और यहाँ से चलती है अपनी घाटी में बहती है, और यहाँ खंबात की खाड़ी के आसपास अपना चल के रहती है। समझ में आया बात? या उसके बाद नीचे चले आओ। यहाँ से जो पश्चिमी घाट पर्वत है ना, सबसे पहले उस पर जो दर्रा पड़ता होगा, इस दर्रे का नाम पता क्या है? थाल घाट। थाल घाट। इस दर्रे की खास बात है, यहाँ साइड में बिल्कुल यहाँ कोने पर मुंबई पड़ता है। ये मुंबई है, मुंबई। इस मुंबई से ना अब यहाँ नासिक जा सकते हो। मुंबई से यहाँ सीधे होते नासिक जा सकते हो। नासिक महाराष्ट्र के अंदर ही पड़ता। ये पूरा महाराष्ट्र पूरा का पूरा। जो थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में पड़ा, एमएच का मतलब महाराष्ट्र के अंदर ही पड़ता। महाराष्ट्र मैप के अंदर ऐसे लिख देना, डोंट वरी। समझ में? फिर उसका मेंस का क्वेश्चन आने का यहाँ से, मेंस का क्वेश्चन कैसा होगा सब बता के चलूंगा मैं। टॉपिक पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ाने के बाद क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, दिखवाऊंगा अभी। ये बताओ जो नासिक है, नासिक तो मुंबई से अगर नासिक जाना हो तो कौन से दर्रे जाना होगा? थाल घाट दर्रे। समझ में बात? है उसके बाद नीचे जाओ। नीचे अगर आपको मुंबई से पुणे जाना हो तो आपको पालघाट, भोरघाट दर्रे जाना होगा। भोरघाट, ये भोरघाट दर्रा, ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही पड़ता होगा। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में ही नहीं आई। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? यहाँ एक दर्रा बनाएगा, एक और दर्रा पश्चिमी घाट में, एक और दर्रा बनाया केरल के अंदर पड़ता है दर्रा। समझ में बात? या इधर एक जिला दर है, एक जिला दर है, एक स्थानीय दर है, एक स्थानीय दर है। उन दोनों स्थानों को जोड़ता होगा, नाम भी तुम्हें बताया जाएगा अब। ठीक है, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। ठीक, तो ऊपर 2 ही दर्रे दिखाई देंगे तुम्हें, ऊपर 2 ही दर्रे दिखाई। प्रमुख दर्रे पढ़ रहे, सारे नहीं पढ़ रहे, खास स्थानीय दर्रे नहीं में पढ़ने। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे, स्थानीय कोई भूगोल नहीं पढ़ने की कोशिश कर रहे। इतने पता होना चाहिए थाल घाट कहाँ पड़ता, भोर घाट कहाँ पड़ता। उसके बाद नीचे चले जाओ। ये दो बताओ ऊपर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। नीचे कौन सी पहाड़ियाँ? अगस्त्यमलाई की पहाड़ियाँ। इन दोनों जो दर्रा अलग करता होगा उसका नाम पता क्या है? उसका नाम है पालघाट दर्रा। कल भी बताया था पालघाट दर्रा। ये जो पालघाट दर्रा ना, ये त्रिवेंद्रमपुरम, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम। केरल की राजधानी क्या है? ये तो त्रिवेंद्रमपुरम। तो केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम, और साइड में पड़ता कोयम्बटूर, तमिलनाडु में पड़ा गया हुआ हमें यहाँ से जिला है वो। आया समझ में? तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो दर्रा होगा उसका नाम पालघाट। नंबर 3 लिख रखा नहीं मैंने, ये नंबर 3 वाला दर्रा, पालघाट दर्रा। उसके नीचे चले जाओ, उसके नीचे चले जाओ। जैसे एक दर्रा तो यहाँ पड़ता होगा, ऐसा करके एक दर्रा और पड़ता होगा इसके अंदर ही। ये पड़ता है इलायची की पहाड़ियों पर। इस दर्रे की खास बात क्या होगी? इस दर्रे की खास बात होगी, नहीं जो दूसरा वाला दर्रा नहीं मैंने बताया पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कोच्चिगु और कोयम्बटूर को जोड़ता। जो पालघाट दर्रा नहीं, पालघाट दर्रा ये कोच्चिगु और कोयम्बटूर को जोड़ता। और जो दूसरे वाला दर्रा नहीं, ये वाला बता रहा हूँ, ये केरल की राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम और शिवाकाशी को जोड़ता। शिवाकाशी। और शिवाकाशी एक ऐसा स्थान है जो पटाखों के लिए प्रसिद्ध है। पटाखों के लिए, ऐसे वजह में पटाखों के लिए प्रसिद्ध जो स्थान है, इसे शिवाकाशी को मदुरई भी बोलते हैं। मदुरई याद आइए, मदुरई। तो शिवाकाशी हुआ, शिवाकाशी और त्रिवेंद्रमपुरम को जो जोड़ने वाला दर्रा, उसका नाम पता क्या है? उस दर्रे का नाम बताया तुम्हें मैंने, सेनकोट्टा घाट। सेनकोट्टा घाट। और शिवाकाशी को और त्रिवेंद्रमपुरम को जो जोड़ने वाला दर्रा, उसका नाम है सेनकोट्टा घाट या सिन गैप। पड़ता कहाँ? केरल में। नीचे जो दो दर्रे, पालघाट हो, सिनकोट्टा घाट हो या सिन गैप हो, ये दोनों पड़ते हैं केरल में। और जो ऊपर के जो 2 दर्रे हैं पड़ते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई। 4 दर्रे, एक का नाम थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा घाट। ये दूसरा नाम क्या? सिन गैप। आ जाओ, इसे नाम TBPS याद रख सकते हैं। TBPS ठीक है, मतलब थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट्टा घाट या सिन गैप कह दो, सिन गैप। तो याद रखिए बात, ये ऐसे भी याद रख सकते हैं TBPS। जब भूल जाओ ना कि पश्चिमी घाट के दर्रे कौन से, तो TBPS को ध्यान में लेकर आओ, अपने आप याद आ जाएंगे तुम्हारे क्वेश्चन में, जब जल्दी हेल्प करता है। समझ में आई बात? TBPS। टी का मतलब थाल घाट, बी का मतलब भोर घाट, उसके बाद पाल घाट, सिनकोट्टा गैप, सिनकोट्टा घाट या सिन गैप के नाम से भी जान सकते। इतनी बात बताओ जो मुझे समझ में आई नहीं आई है, जो तुम्हें समझाई जा रही। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चले, ये हमारा पश्चिमी घाट था। अब पश्चिमी घाट समाप्त हुआ, अब पश्चिमी घाट के दर्रे अब समाप्त हुए। अब हम चलते हैं पूर्व की तरफ। समझ में आई बात? अब हम पूर्व की तरफ चलते हैं। पेपर में कैसा सवाल पूछा हुआ आज तक? 2 ही बार सवाल पूछा हुआ। ठीक, एक तो ये पूछता यहाँ भूस्खलन तो चला जा रहा,
खनिज को लेकर सवाल पूछे, जो वर्तमान समय में जो चर्चाओं में रहा ना एरिया, उसे लेकर सवाल पूछता यूपीएससी। तो पीसीएस सवाल पूछ सकता, और जो पीसीएस पूछेगा हम पता चलेंगे साथ साथ में, तुम्हें लिखने को भी देंगे। ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा, और ये वाला पूरा एरिया। अधिकांश नदियां इधर से इधर बहती है, अधिकांश नदियां ना दक्षिण भारत की इधर से इधर बहती है, यानी उनका ढाल जो पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ना, उसका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, उसका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ये बात मुझे किसने बताई? जो कुछ नदी, हाँ, उनका नाम, एक का नाम है महानदी। महानदी, अब तुम मुझे बता दो महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक चोटी के पास से निकलती है। ऐसा समझो, जहाँ तो ताप्ती नदी निकलती है, नर्मदा नदी वहीं से निकलती है अमरकंटक चोटी के। तो ये सोन नदी भी वहीं से ऊपर चली जाती है। एक नीचे आती है इंद्रावती नदी, बताया था नहीं मैंने तुमको, इसका नाम है महानदी। महानदी। तो ऐसा करो, यहाँ आसान भाषा में समझाते हैं। तो ऐसा करो, ये महानदी है आपकी। फिर यार ना नासिक के अंदर ना त्रिम्बकेश्वर, त्रयागा त्रिशूल वाला तरह, त्रिम्बकेश्वर के स्थान त्रिम्बकेश्वर नामक स्थान था, नासिक के अंदर ही पड़ता वो स्थान। उसके पास उस स्थान पर निकलती है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी ऊपर कौन सी नदी? महानदी, फिर गोदावरी, उसके बाद कृष्णा। कृष्णा बता दो कहाँ से निकलती? कृष्णा महाबलेश्वर चोटी से, उत्तरी सह्याद्री में। उत्तरी सह्याद्री में तो महाबलेश्वर चोटी से। उसके बाद नीचे चले जाओ, दक्षिणी सह्याद्री में एक चोटी बताई थी कल मैंने कल वाली क्लास में, ब्रह्मगिरी, जिसे हम पुष्पागिरी के नाम से जानते हैं। वहाँ अंतर निकलती है कावेरी नदी। कौन सी? तो कावेरी हुई, उसके ऊपर कौन सी हुई? कृष्णा। कृष्णा के बाद गोदावरी, उसके बाद महानदी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 नदियों के नाम 24 घंटे जुबान पर रटने होने चाहिए। बताओ महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक चोटी तक। अमरकंटक चोटी सतपुड़ा का भाग है कि विंध्याचल का? सतपुड़ा का भाग है, पढ़ लो तुम, इसको ऐसा ना करो, सतपुड़ा का भाग है। बात समझ में आया बात ये, ठीक। उसके बाद हम तुम्हारे, मैंने बताया कि उसके बाद जो हमारी अभी बताया, तो दूसरे नंबर पर जो दूसरी नदी उसका नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी निकलती है त्रिम्बकेश्वर तक, वो पड़ता है महाराष्ट्र के नासिक के अंदर, महाराष्ट्र के नासिक में त्रिम्बकेश्वर। 1465 किलोमीटर के आसपास लंबाई है उसकी। समझ में आया बात? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं उसे लोग, बहुत मात्रा में पूजा करते हैं उसकी, गोदावरी नदी की। त्रिम्बकेश्वर स्थान से निकलती है, त्रिम्बकेश्वर, याद आ गया? पश्चिमी घाट की चोटी है भी त्रिम्बकेश्वर, वहां से निकलती है और निकल कर ना और दक्षिण भारत को पार करते हुए और इधर चली जाती है। कौन सी नदी का नाम बताया मैंने? गोदावरी। उसके बाद एक और नदी बताई थी मैंने तुम्हें उत्तरी सह्याद्री से, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर चोटी से, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है कृष्णा नदी और यहाँ जाती है और यहाँ पूर्व की तरफ चली जाती है, ठीक। और बंगाली की खाड़ी में चली जाती है। इतनी बात बताओ जो समझ में नहीं है। उसके बाद निकलती है यहाँ से एक दक्षिणी सह्याद्री से एक नदी और निकलती है, आया समझ, ब्रह्मगिरी से, जिसे पुष्पागिरी भी कहते हैं। उसको कौन सी नदी निकलती है वहाँ तक? कावेरी। तो कावेरी नदी इधर अपना जल गिराती है लास्ट में जाकर। इतनी बात बताओ समझ आई? तो क्या हुआ, ये ना जो बहने वाली 4 नदियाँ, ये तो मुख्य 4 नदियाँ बताई मैंने, और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ बहती है। उन छोटी छोटी नदियों के द्वारा ना बहुत अधिक मात्रा में अवसाद लाया गया और काट कर ना ये यहाँ जो पर्वत था उसे काट छाट कर अपर्दित कर दिया। उसके अंदर अपक्षय और अपवर्धन की क्रिया हुई, अपक्षय की और अपवर्धन की क्रिया हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जो ना आपको जिस तरह आपको पश्चिमी घाट पर्वत मतलब एक निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में दिखाई पड़ता, लेकिन जो पूर्वी घाट पर्वत है ना वो आपको निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि पश्चिम की तरफ से जो बहने वाली नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनके द्वारा ना उस जो पूर्वी घाट पर्वत है उसे काट छाट कर छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई पड़ता। समझ में आई बात? या और इन छोटी छोटी पहाड़ियाँ ना ये भी बहुत क्षीण हो चुकी। ये छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ इन्हें भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। अब हम पूर्वी घाट पर्वत पढ़ रहे हैं, समझ में आया बात? या अब हम पूर्वी घाट पर्वत पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ इधर की जो नदियाँ ना, इधर की नदियाँ, इधर से जो पश्चिमी की तरफ से बहने वाली नदियाँ, जब मैं नदियाँ पढ़ाऊंगा तब भी समझाऊंगा, पश्चिम की तरफ से बहने वाली नदियाँ बहुत अधिक मात्रा में ना अपने साथ मिट्टी और गाद काट कर लाती है और यहाँ इस भाग में लाकर जमा कर देती है और बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम जवार नदमुख के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आया बात? या ठीक। इसकी जो औसतन ऊंचाई ना, लगभग औसतन ऊंचाई इसकी लगभग 600 मीटर के आसपास है। कितनी?
इसका अंदाजा इसी बात से लगा जा सके कि जो पूर्वी घाट है ना, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी, उसकी जो ऊंचाई है वह 1690 मीटर के आसपास है। 1690 मीटर आया समझ में। चलो थोड़ा सा पूर्वी घाट को अध्ययन कर लेते हैं। हालांकि पूर्वी घाट तक कभी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मेरा मानना जहाँ तक भी सवाल पूछे जाते हैं तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको जो भूगोल पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बाद में आपको जिंदगी में कभी नहीं भूगोल पढ़ाने का। समझ में आई बात है। आपको बार बार मेरे ही वीडियो का सहारा लेना होगा और कोई किताब भी फॉलो नहीं करनी, कोई किताब भी फॉलो नहीं करनी। समझ में आई बात है। ये लास्ट होगा, इतने से आपका काम चल जाने वाला। समझ, जब भी आप एग्जाम दोगे, जब भी जहाँ भी कोई सा भी एग्जाम देना होगा तो भूगोल तो एनफ होगा, ना तो कोई किताब की जरूरत है। नोट्स बनाओ चुपचाप, बार बार रिपीट रिवीजन करते चले जाओ। समझ में आया। चलो तो पहले नंबर पर जाओ। पहले नंबर पर तो एक तो जो पहाड़ियाँ पड़ती है अलग अलग राज्य में अलग नाम से जानते हैं। ऊपर का जो राज्य दिखा दे रहा है, 2 पहाड़ियाँ बनेंगे रेड रेड कलर की, ये उड़ीसा राज्य के अंदर पड़ती है। ऊपर नीचे पहाड़े देखो, 1 2 3 4 पहाड़ियाँ बनाई गई, ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती है। उसके बाद नीचे 3 पहाड़े देखो, 1 2 3, ये आपकी तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। इधर एक देखो यार तमिलनाडु, और ये देखा TN का मतलब तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। एक पहाड़ी इसके अंदर पड़ती है। बात बताओ समझ में नहीं है। इसे बोलते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट ना एक निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पश्चिम की तरफ से बहने वाली नदियां है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी और भी अन्य नदियां, उनके द्वारा ना जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसे ना काट छाट कर तितर बितर कर दिया गया और वो छिछले रूप में दिखाई पड़ता। कैसे? इतनी बात बताओ, मुझे समझ में ही नहीं। ठीक है। और अलग अलग राज्यों में ना इन पहाड़ियों को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, जब आप उड़ीसा के अंदर ना इन्हें गढ़जात पहाड़ियाँ कहते हैं। गढ़जात पहाड़ियाँ, ये पूछा जा सकता है आपसे, गढ़जात पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। आया समझ में। और ये जनजाति के नाम पर उसका नाम रखा है गढ़जात पहाड़ियाँ। गढ़जाति जनजाति रहती है वहाँ। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? जात का मतलब ही जनजाति हो, गढ़ जनजाति रहती है वहाँ। खोंड ये रहते हैं, खोंड जनजाति। आज समझ में। जवेतु जनजाति, बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं यहाँ से। समझ नहीं बात। कुछ तो ऐसे यहाँ बौद्धों के स्थल भी, जैसे आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश के दक्षिण में यहाँ बौद्धों के स्थल भी, बौद्धों के खंडर पाए जाते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी पाए जाते हैं। समझ में आ बात है। जनजाति की दृष्टि से बहुत संवेदनशील लगा, जनजाति की दृष्टि से। ठीक, यहाँ इस एरिया में बहुत जनजातियाँ रहती है। चलो कोई बात नहीं। अगर देखो स्थानीय जनजाति, अब जो गढ़जात पहाड़ियाँ, और दूसरे नंबर पर उड़ीसा के अंदर ही इन्हें महेंद्रगिरी की पहाड़ी और उदयगिरी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में ODS का मतलब उड़ीसा, ये दोनों पहाड़ी उड़ीसा के अंदर पाई जाती है। बात समझ में आई? दोनों का नाम याद कर लो, क्रम वाइज याद होना चाहिए। सबसे ऊपर कौन सी? गढ़जात पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। दूसरा नाम क्या है इनका? उदयगिरी की पहाड़ियाँ। गढ़जात पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, या दूसरा नाम क्या? उदयगिरी की पहाड़ियाँ। NCERT किताब खोल लगे ना 9th क्लास की, 11th क्लास की, और जब तुम्हें नाम दिखाई देगा उसके अंदर तो बताया गया कि जो पूर्वी घाट है ना, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम महेंद्रगिरी पहाड़ बताया, महेंद्रगिरी पहाड़ी बताया गया है, जो कि पूरी तरह गलत है। समझ में आया बात? यार क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है ना महेंद्रगिरी पहाड़ी की, वो 1620 मीटर के आसपास है। कितनी? और देखो जो ना, जो मल्लेगिरी है, मल्लेगिरी जिसे हम अरमाकोंडा के नाम से जानते हैं, अरमाकोंडा या जिंदागढ़ा पीक, जिंदागढ़ा पीक, वही उसकी सबसे ऊंची चोटी, पूरे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा पीक ही। अमराकोंडा के नाम से जानते हैं, जिंदागढ़ा पीर के नाम से जानते हैं। 1690 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। 1690 मीटर, 1690 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। 1690 मीटर। इतना बताओ समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? यूँ बता दो मुझे, मल्लेगिरी समझ में आया नहीं आया? मल्लेगिरी, तो मल्लेगिरी कह दो, अमराकोंडा कह दो, जिंदागढ़ा कह दो। मल्लेगिरी, अमराकोंडा, जिंदागढ़ा। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1690 मीटर। ये जो मल्लेगिरी है इसकी ऊंचाई अमराकोंडा कह दो, तो जिंदागढ़ा कह दो। जिंदागढ़ा झ भी लिखा हुआ झ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जा। झिंडागढ़ा और जिंदागढ़ा एक ही मतलब है, अलग अलग किताब अलग नाम देती है। समझ में आया बात? या 1690 मीटर के आसपास महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी। 1620 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1690 मीटर इसकी ऊंचाई याद रखना। मल्लेगिरी, मल्लेगिरी, गिरी 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 गिरी, जितने नाम आएंगे गिरी 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 गिरी, समझो पूर्वी घाट की ही पहाड़ियाँ। आया समझ? अधिकांश, कभी कंफ्यूज कर दो तुम। इधर बस एक ही पड़ेगी, ब्रह्मगिरी। आए याद रहिए बातें, कंफ्यूज तो नहीं होने के। ठीक, तो जितने भी गिरी 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 आगे ना सारी इधर भी गिरी गिरी गिरी, याद रहिए बात। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ या उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ होगी, ये तो पड़ती है उड़ीसा के अंदर। समझ में आया बात? NCERT क्या बताती है? महेंद्रगिरी पहाड़ी पूरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, जो कि क्या है? गलत है। आया समझ? गूगल क्या बताता? गूगल बताता कि ये 1690। समझ में आया बात है? और जो एग्जामिनर हो ना, ऐसा मान के चलते हैं उसके हाथ में मोबाइल फोन हो हमेशा, वो जब आने चले गए NCERT लेके बैठा है। आज समझ में? NCERT लेके बैठा तो क्वेश्चन बनाएगा तो मोबाइल फोन का सहारा लेगा, नेट का सहारा लेगा, और नेट का जब सहारा लेगा तो इसे मान के चलेगा वो
मल्लीगिरी को। अमराकोंडा, अमराकोंडा कह दो, मल्लीगिरी कह दो, ये जिंदागढ़ा, जिंदागढ़ा पीक, जिंदागढ़ा पीक के नाम से भी जानते हैं, याद रखना बात है। पीक का मतलब चोटी हो, याद रहेगी बात है। जिंदागढ़ा पीक कह दो, जिंदागढ़ा भी है, जिंदागढ़ा, जिंदागढ़ा कितनी ऊंचाई है इसकी? पूरे दक्षिण, पूरे जो आपका जो पूरा आपका जो पूर्वी घाट दिखाई देगा उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमराकोंडा। सही नाम क्या है? जिंदागढ़ा, जिंदागढ़ा पीक। झिंडागढ़ा भी है, झिंडा, झिंडागढ़ा, याद रह गया। मल्लीगिरी, मल्लीगिरी भी। सर जितने भी नाम पेपर में पूछे हुए ना उसमें सारे एक साथ कोड कर दिए, समझ में आई बात है। जितने भी नाम पेपर में पूछे हुए तो मैं बहुत ज्यादा पहले होशियार हूँ, इतने सारे नाम लिखवाने का मतलब ही किसी न किसी रूप में पेपर में पूछे हुए, समझ में आया बात है। कोई दिक्कत बुझा रहा है? उसके बाद नीचे आएगा नल्ला मलाई, नल्ला मलाई। उसके बाद आएगा पालकोंडा, पालकोंडा। उसके बाद आएगा वेलिकोंडा, ये जनजातियां यहाँ की, कोंडा नाम की जनजाति रहती है यहाँ, वेलिकोंडा। उसके बाद ये बताओ 4 पहाड़ियों के नाम बताएंगे, आंध्र प्रदेश में पड़ती है, चारों के नाम याद होगा एक बार क्रम। सबसे ऊपर कौन सी गढ़जात की पहाड़ियाँ? महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, उदयगिरी की पहाड़ियाँ। आंख बंद करके याद हो जाना चाहिए, समझ में आया बात या। दूसरे नंबर पर चले जाओ, मल्लीगिरी की पहाड़ियाँ। दूसरा नाम क्या बताया इनका? अरमाकोंडा या जिंदागढ़ा, जिंदागढ़ा पीक, पूरे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है? जिंदागढ़ा पीक। ऊंचाई कितनी इसकी? 1600। शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद आती है नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, नलाई की नहीं, नालाई की मलाई नहीं खाई, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई। उसके बाद पालकोंडा, उसके बाद वेलिकोंडा। ये 4 पहाड़ियों के नाम बता दो, याद हो गए नहीं हो गए? सबसे ऊपर वाली का नाम क्या है आंध्र प्रदेश में? अरे आंध्र प्रदेश में मल्लीगिरी। दूसरा नाम अरमाकोंडा, अरिया दिख रहा है, अरमाकोंडा, एनाकोंडा नहीं, अरमाकोंडा। जिंदागढ़ा पीक, जिंदागढ़ा पीक। उसके बाद नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा। ठीक, मेरा लोंडा नहीं, वेलिकोंडा। गया होगा नहीं मेरा लोंडा, चल चुप हो जा। सब दी हुई नहीं मेरा लोंडा, पढ़ी ले पहले। चल कोई बात, एनाकोंडा ही बोल रहा होगा, चल चुप हो जा। अच्छा, नल्ला मलाई हुआ, पालकोंडा हुआ, वेलिकोंडा हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं आता। नीचे जाओ, उस अगले वाली पढ़े का नाम है जावेदी, 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 सेब्रोय, पंचमलाई, पंचमलाई, जावेदी, शेब्रोय, पंचमलाई। नाम याद कर लो, जावेदी, सेब्रोय, पंचमलाई, जावेदी, सेब्रोय, पंचमलाई। आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों का नाम बताइए चलो। मल्लीगिरी, नल्ला मलाई। उसके बाद पालकोंडा, वेलिकोंडा। याद हो नहीं? बता जरा नाम बता। तेरा लोंडा, तू बता पहाड़ियों का नाम बता आंध्र प्रदेश की। क्या पहले मलाई खाई और बता सबसे ऊपर उड़ीसा की पहाड़ियों का नाम? गढ़जात की पहाड़ियाँ। महेंद्रगढ़, कुछ भी, 2 नाम ही याद हो रहे तेरे पे, क्या करेगी? मंदिर दूसरा नाम क्या बताया? अब देखो तो कोई भी बता दे। मीनू बता, आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों का नाम बता। मल्लीगिरी। दूसरा नाम? दूसरा नाम बता इसका, मल्लीगिरी का। हाँ, एनाकोंडा और जिंदागढ़ा। हाँ, कितनी चाहिए इसकी? अच्छा, तू बता नाम बताने के आंध्र प्रदेश की पहाड़ी के नाम। आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों के नाम
और इसका दूसरा नाम है अरमाकोंडा। अच्छा तीसरा नाम है जिंदागढ़ा पीक। अच्छा, उसके बाद उसकी लंबाई 1690 मीटर है। उसके बाद उसके बाद है नल्लामलाई। उसके बाद फिर पालकोंडा अच्छा और जल्दी बता। वेलिकोंडा। ठीक, तू बता, क्या बोलूं? नाम बता, ऊपर से नीचे तक टोटल। सारों के नहीं, उसके बस आंध्र प्रदेश के और उसके आंध्र प्रदेश उड़ीसा के, उसके बाद ना उड़ीसा के आंध्र प्रदेश के। उड़ीसा के और आंध्र प्रदेश के बताने। एक का नाम तो वो हो गया, क्या बोला उसको, वो गढ़, क्या नाम था उसका, गढ़जात की पहाड़ियाँ। गढ़जात की पहाड़ी। और दूसरी का नाम महेंद्रगढ़ की पहाड़ी हो गया। और फिर नीचे आ गया उसका हो गया वो मिले क्या नाम है इसका, मिलेगिरी की पहाड़ी। और दूसरा नाम इसका वो जिंदागढ़ पीक गढ़ की पहाड़ी बोलेंगे थे। और फिर दूसरा नाम इसका वो दूसरी पहाड़ी होगी जो वो होगी अन्नगिरी की पहाड़ी। और तीसरी होगी अन्नगिरी नहीं उसकी तो नल्ला बता, की पहाड़ी। और ऊपर से बता। गढ़जात पहाड़ियाँ। गढ़जात की पहाड़ियाँ। हाँ गढ़जात की पहाड़ियाँ एक ही बात। फिर महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और फिर मलेगिरी की पहाड़ी, सरमाकोंडा की पहाड़ी भी बोलते हैं। ऐसा वो भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर, जिंदागढ़ा पीक। और फिर नल्लामलाई और फिर पालकोंडा, फिर वेलिकोंडा। अच्छा, और बस फिर जावेदी, शेषरॉय, शेब्रोय, और पंचमलाई। तो याद हो जाने चाहिए, समझ में आई बात? यार 3 बार आंख बंद करके याद करोगे, याद हो जाएगी दिल से। समझ में आई बात है? आंख बंद करके याद करोगे, तुम्हारे दिल और तुम्हारे याद नहीं होने ना, तो तुम्हारे दिल ने नहीं चाहा याद करना। समझ में आया बात? ये ठीक, चलो इतना ही नहीं, इसकी खास बात ये है, इसके साइड में ना जो तमिलनाडु एक पहाड़ी पड़ती है, वहाँ शेषचलम की पहाड़ी, शेषचलम, कुछ किताबों में शेषाचलम भी लिखा हुआ, शेषाचलम। ये पूछा हुआ, शेषाचलम की पहाड़ी है, ये पूर्वी घाट का हिस्सा, पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, और तेलंगाना के अंदर पड़ती है। और ये एक प्रकार की खास बात, ये क्यों है खास बात, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है एक प्रकार का। अब हमारे यहाँ टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने? 18 में क्यों भी है, पूछ सको ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, शेषाचलम के बायोस्फीयर रिजर्व तो कह रहा हूँ, जरूर सवाल पूछो, कुछ ना कुछ निकालेगा। 18 तो है ही है, तो बताना चाहिए। इसी खास बात है, ये 2012 में शामिल करा गया था इसमें, 2012 में से बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। समझ में आया बात? यार 2012 में ना तेलंगाना का बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। हाल ही में कौन सा बनाया गया? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, उसे ना उसकी सूची में शामिल करा गया। जो वाली सूची कौन सी, जो पूरे MAB है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये वैश्विक स्तर पर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल कर दिया गया। याद रहेगी बात? चलो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, ये हमारा पूर्वी घाट था। कौन सा घाट था? अब सवाल है पेपर में, कैसे यूपीएससी ने कैसा सवाल पूछा, 2011 में 13 में पूछा, इस तरह का कोई सवाल सन में श्योर नहीं हूँ, लेकिन 2011 या 13 के आसपास सवाल पूछा हुआ, 11, 12, 13 के आसपास सवाल पूछा हुआ कि जो पश्चिमी घाट की नदियाँ ना, पश्चिमी घाट की नदियाँ, यहाँ तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ निकलती है। जब मैं नदियाँ पढ़ा दूंगा और अच्छी तरह समझेंगे बात को कि डेल्टा क्यों नहीं बनाती, क्योंकि ना तो मैंने डेल्टा समझाया ना भी नदियों के बारे में समझाया। जो पूर्वी घाट है उसकी नदियाँ भी डेल्टा नहीं बनाती, ऐसा सवाल पूछा हुआ। समझ में बात है? यूपीएससी ने सवाल पूछा, यूपीएससी ने अभी ओरिजिनल मुख्य रूप से अब तक भी कोई सवाल नहीं पूछा कि इसे टारगेट करके कोई सवाल पूछ लिया हो। समझ में बात है? बस उनका यूं मानना कि अगर ये पर्यटन यात्री हमको, हम यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत को हमारे देखने आएंगे, उससे कौन कौन से लाभ होंगे, कौन कौन से नुकसान होंगे। समझ में बात है? यानी एक डायमेंशन को पढ़कर कभी सवाल नहीं लिखा जा सकता। समझ में बात? तो करंट अफेयर से संबंधित ही सवाल पूछते हैं पेपर में, चाहे ज्योग्राफी का हो चाहे किसी भी सेक्शन का हो, लेकिन जियोग्राफी की जब नॉलेज होगी तभी करंट अफेयर का आप सवाल समझ सकते हो। यानी एक सेक्शन का कुछ पॉइंट उठा सकते हो तुम वहां से, एक साथ नहीं उठा सकते। इन्वायरमेंट को लेकर लिखो तो लिखने का तुम्हें पूरा भरपूर मात्रा में मौका मिलेगा, क्योंकि वेस्टर्न घाट को ना इतने आसान और सरल शब्दों में और पूर्वी घाट को कभी पेश ही नहीं करा जा सकता, क्योंकि तुम्हारी हमेशा मातृभाषा में समझाया मैंने तुम्हें, और ये भी तुम्हारी समझ में आया तो कुछ नहीं समझ में आया। डाटा याद करने का जो वो तुम्हारे पीडीए क्वेश्चन करवाएगा, जो याद करने का डाटा, और जो मैं बार बार तो जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था वो तुम्हारे मेन से क्वेश्चन करवा देगा। अब मैं मेन से क्वेश्चन की तो मैं पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा तुम्हें, 5-7 क्वेश्चन में ही बोल के लिखवाऊंगा अभी जो आए हुए, पहले मुझे पढ़ाने दो। समझ में आया बात? यह क्योंकि भी जानकारी होनी जरूरी नदियों के बारे में भी, हालांकि मैं साथ साथ अधिकांश डाटा दे के चल रहा हूँ और तुम्हारे याद करवा के चल रहा हूँ। मेन चीज़ें याद करवाना, घर भी जब तुम पढ़ते हो ना बैठ कर, तुम सोचो तो याद ही करना सर। एक बार याद करोगे, फिर दूसरी बार याद करोगे, फिर तीसरी बार याद करोगे, फिर चौथी बार, 5वीं याद करोगे, जैसे 6-7 बार तुम्हारे आंखों के सामने गुजरेगा ना, सब तुम्हारे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा बन चुका होगा।
समझ में आया बात? ये सब तुम्हारे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा बन चुका होगा। अगले साल इस टाइम तक ना तुम हर सब्जेक्ट में कंफर्टेबल होगे, हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगी, तुम कहीं बैठ कर डिबेट कर सकते होंगे, लिख सकते होंगे और समझा सकते होंगे। समझ में आया बात? या हर सब्जेक्ट के बारे में तुम्हें इतनी इतनी नॉलेज हो जाएगी। तुम इतनी बार बताओ मुझे समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तुम्हारा पश्चिमी घाट, ये तुम्हारा पूर्वी घाट। तो मैं चाहता हूँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर सवाल लिख लिया जाए, ठीक, जो पीसीएस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। देखो लिखो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पश्चिमी घाट पर्वत क्या लिखा? काट दो से। अब लिखो मध्यवर्ती पहाड़ियों में पहला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती पहाड़ियों में पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण किस प्रकार हुआ है? पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण किस प्रकार हुआ है? पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण किस प्रकार हुआ है? पश्चिमी घाट पर्वत किस प्रकार हुआ है? पश्चिमी घाट पर्वत जैव विविधता के की दृष्टि से, पश्चिमी घाट पर्वत जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील है। जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील है। इसकी महत्ता को बताइए। इसकी महत्ता को बताइए। पश्चिमी घाट पर्वत के महत्ता को बताइए तथा भारत सरकार द्वारा पश्चिमी घाट पर्वत को संरक्षित करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं समझाइए। ठीक, 250 वर्ड में लिखना है। लिख दोगे? आराम से लिख दो प्यार के साथ, ज़्यादा कुछ है नहीं समझ ऐसा। इस तरह यूपीएससी सवाल पूछेगा। अभी थोड़ा इसका लेवल नीचे उतरो, लिखो पश्चिमी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पीसीएस का सवाल है। एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पश्चिमी घाट पर्वत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पश्चिमी घाट पर्वत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हो गया ना क्वेश्चन? कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन। इसमें लिखने 100 वर्ड, केवल 100 वर्ड। समझ में आया बात है? उसके बाद आ जाओ पूर्वी घाट पर सवाल है। पूर्वी घाट लिखो। पूर्वी घाट की तरफ बहने वाली नदियां, पूर्वी घाट की तरफ बहने वाली नदियां
पूर्वी घाट की तरफ बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी हो गई डेल्टा की। डेल्टा का निर्माण करती है, कारण बताइए, कारण बताइए। कारण बताइए तथा पूर्वी घाट पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र, पूर्वी घाट पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पूर्वी घाट पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तटीय पारिस्थितिकी तंत्र लिखो, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र। पूर्वी घाट पर्वत तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए ना? कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन। इसमें पूरे लिखने 150 वर्ड। अगला क्वेश्चन लिखो, दक्षिणी घाट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दक्षिणी घाट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दक्षिणी घाट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 100 वर्ड। दक्षिणी घाट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साफ साफ डायग्राम का यूज करके बनाना सब। लिख दिया ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? दक्षिणी घाट भी होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक। कल की क्लास में पता क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कल की क्लास में पता, कल की क्लास में पठार स्टार्ट करने वाले हैं। वो पठार से सवाल पूछता, बात समझ में आया? जब पठार पढ़ेंगे ना वहाँ, तो खनिजी पढ़ेंगे, वहाँ सब पढ़ेंगे, तमीज से पढ़ेंगे। धीरे धीरे एक एक चीज़ धीरे धीरे परत परत दर खुलती चली जाएगी। और एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा ज्योग्राफी का तुम कर नहीं सकते। पिछले 10-12 सालों में जितने भी सवाल आए ना, उन सारे सवालों को तुम लिख भी सकते हो, बता भी सकते हो, बोल भी सकते हो, लेकिन तभी जब मैं पढ़ा दूंगा सारा, तभी कर सकते हो ऐसा। समझ में आ बात है? जब मैं सारा पढ़ा दूंगा तभी ऐसा कर सकते हो। हर सवाल के ऊपर बोल सकते हो, लिख सकते हो, समझा सकते हो दूसरों को। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? आज के एपिसोड में हम इतने देखते हैं, ये तुम चाहे तो मैप उतार सकते हो भी। ठीक।